Okay, now I will discuss the text with the paraphrase and the critical appreciation. Okay, shall I compare thee to a summer's day? Here the poet is asking from his beloved that should I compare you to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Now here poet is comparing the nature of his beloved with the nature of summer. ठीक है? He's saying that his beloved is more lovely and more temperate than the summer's day. Now you see that Shakespeare primarily used the image of nature throughout the poem to proclaim his feelings about the beauty of his beloved. The first line of the poem poses a rhetorical question, and the speaker asks whether he should compare his beloved to a summer's day. Here you see the image of the perfect English summer's day is then surpassed as the second line reveals that the lover is more lovely and more temperate. And here Shakespeare asks the addressee of the sonnet, who is probably the same young man or fair youth to whom the other early sonnets are also addressed, whether he should compare him to a summer day. And here, okay, any idea in your mind that why Shakespeare is asking from the addressee or from his beloved that should he go on comparing him and the summer day side by side? क्यों पूछ रहा है उससे? Any point from your side? मैम ताकि इम्पोर्टेंस देने के लिए, मीन्स के और ड्रामेटिक बनाने के लिए. Good. उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए भी, और दूसरा ये उसके अपने माइंड की क्रिएटिविटी है, एक अपने माइंड की तख्लीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि उसका जो टॉपिक है शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ये आइडिया उसके माइंड में क्लिक हुआ है और वो उससे पूछ रहा है कि अगर तुम मुझे इजाजत दो, ठीक है, ही इज सीकिंग द परमिशन, शैल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, क्योंकि वो उसमें और समर्स डे में बहुत सारी चीजें सिमिलर भी देख रहा है और उसको डिफरेंशिएट भी कर रहा है. आपको आगे जाके वो एक नेचर को एक पर्सोनिफाई करेगा ह्यूमन से, उसकी आई की बात करेगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो देगा वो ह्यूमन एट्रीब्यूशन देगा नेचर को, क्योंकि वो उसका कंपैरिजन एक ह्यूमन बीइंग के साथ कर रहा है. और यहाँ पे सेकेंड लाइन में भी जो वो बोल रहा है मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, तो ये लवली और टेम्परेट ये जो नेचर है, दिस नेचर इज of a person, of a human being, and here poet is comparing these two characteristics with the summer day, with the nature. ठीक है? Okay, see the discussion. In posing this question, the speaker is playing on a Renaissance proverb, as good as one shall seen in a summer's day. कि उसकी अच्छाइयां, ठीक है, ये एक प्रोवर्ब, एक मुहावरे के तौर पे इस्तेमाल होता रहा है कि वो इतना साफ, इतना सच्चा है, इतना अच्छा है जितना एक समर डे होता है, विच मीन्स समथिंग लाइक एज गुड एज द बेस्ट देयर इज. ये एक प्रोवर्ब के तौर पे भी यूज होता है. और रेनेसां पीरियड जो है ना वो एलिजाबेथन के बाद आया है, इसलिए वो उस पीरियड में ये जो प्रोवर्ब है, ये जो थॉट है, ये डेवलप शेक्सपियर ने की है. The speaker is asking, in other words, whether it would be appropriate to compare the young man to something widely regarded as the best and most beautiful thing is possible. कि इतना अच्छा, इतना appropriate भी कोई person, एक young man हो सकता है जिसको हम समर्स डे के साथ कंपेयर करें. ठीक है, ये उसकी नेचर, उसकी ऑनेस्टी, उसकी सिंसियरिटी, उसका फेथफुलनेस, उसकी अपीयरेंस, सब चीजें इसमें आ रही है. एंड इन द फॉलोइंग 3 लाइंस द स्पीकर ऑफर्स अ सीरीज ऑफ रीजंस व्हाई द कंपैरिजन इज इनएप्रोप्रिएट. हिज रीजंस आर सरप्राइजिंगली शॉकिंग रीजंस हैं
कि आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये रोमांटिक पोइट्री आई है, उसके बाद जी वुमेन की खूबसूरती को उन्होंने रिलेट करना शुरू कर दिया है चांद की चांदनी और जो भी उसकी फेयरनेस के साथ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स मिलाना शुरू कर दिए। So the young man is more beautiful than a summer's day. His beauty exceed a proverbially perfect thing. तो ये उसको उसके साथ कंपेयर तो कर रहा है, बट ये नेचर की ब्यूटी से भी ज्यादा उस मैन की ब्यूटी पे फोकस करेगा और उसकी रीजंस देगा, उसकी लॉजिक्स देगा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोनेट में एक आर्ग्यूमेंट वो यहाँ पे पुट करेगा और उस आर्ग्यूमेंट को आंसर करेगा बाकी पोएट्री में। So the speaker offers a series of reasons for his comparison. He is more lovely and less extreme than summer's day. अब समर डे की आगे वो रफ विंड्स की भी बात करता है। कल हमने जब उसकी टेक्स्ट को पढ़ा था तो उसकी हॉट आईज की भी बात करता है। तो ये जो उस के कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आ रहा है, तो इट मींस वो इस आर्ग्यूमेंट पे है कि जो मेरा बिलवड है, ही इज मोर अप्रोप्रिएट, मोर लवली, मोर टेम्परेट देन द समर्स डे। वो कि वो समर डे के से भी मैम ज्यादा। जी मैम मैम कुछ स्टूडेंट्स का कनेक्ट नहीं हो रहा बेटा, इसमें अब मैं आप बताएं क्या कर सकती हूँ। मैम, मेरे पास तो उनकी ट्राई करें बट मेरे पास तो उनका वो जैसे ही आता है मैं उसको साथ साथ लेक्चर के दौरान भी उसको क्लिक कर रही हूँ। अभी एक दो बच्चों ने और ऐड हुए हैं ड्यूरिंग लेक्चर। बेटा वेट करने में ना टाइम वेस्ट हो रहा है, और आप ये देखें कि 40 मिनट्स की क्लास बामुश्किल है जो 2-3 आवर्स पे जा रही है। उनसे कहीं ट्राई करते रहे, नेट सिग्नल्स का इशू हो सकता है, या और मैं क्या कहूँ। ओके मैम। ठीक है, उनसे कहीं ट्राई करते रहे, जैसे उनका हो जाता है तो मैं यहाँ से उनको ऐड कर लूंगी। Okay, in contrast to the heat of the summer's day, he is temperate, means he is mild and pleasant. The word temperate is particularly suggestive since it derives from the Latin word tempus, meaning a period of time. तो यहाँ पे जो टेम्परेट को हम माइल्डनेस की तरफ क्लास, हाँ जी, स्टूडेंट्स एक सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ टेम्परेट हम उसकी माइल्डनेस, उसकी हम्बलनेस, उसकी नेचर को नहीं देख रहे। यहाँ पे टेम्पस जो एक वर्ड है, लैटिन वर्ड, ये एक और तरफ भी इसका एक हिंट है। That hint is the period of time. The echo of the Latin word suggests an emerging concern in the poem with time itself and its effects, like aging, decay, and death. Period of time का यहाँ पे इस तरह इसको रिलेट करेंगे कि नेक्स्ट लाइन में जाके शेक्सपियर समर के ड्यूरेशन की भी बात करता है कि समर टाइम जो है वो इतना शॉर्ट है कि उसके गुजरने का पता ही नहीं चलता। तो यहाँ पे टेम्परेट जो है वो क्वालिटी अपने बिलवड को भी दे रहा है कि ये भी टेम्परेट है, कि इसकी जो ब्यूटी है, इसकी जो ब्राइटनेस है, या इसकी जो लवली नेचर है, वो भी टेम्परेट है। मींस अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम है जो जल्दी एक्सपायर हो जाएगी, जिसको जल्दी डिके या डेथ मिलेगी, बट वो उसको परमानेंट करने के लिए, इटर्नल करने के लिए उसकी ब्यूटी को ये पोएम कंपोज कर रहा है। आइडिया क्लियर हुआ है बच्चों? बोल तो दिया करो यस और नो ताकि मैं इसको डिफाइन करूं। यस मैम, आ रही है समझ। शुक्रिया, मेहरबानी। अच्छा जी, नेक्स्ट लाइंस। Rough winds do shake the darling birds of May. In May, rough winds shake the delicate flower buds. And the next line is, and the summer's lease hath all too short a date, and the duration of the summer is always too short. अब ये आ गया टेम्पस वाला आइडिया। ठीक है, टेम्परेट को हम दोनों तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, दोनों तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं कि टेम्परेट उसकी नेचर, उसकी हम्बल नेचर, उसकी जो आप कहें कि उसका मॉडरेट
नेस, ठीक है, उसको भी सिंबलाइज कर रहा है और उसके यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन को भी सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। तो here the poet describes summer in a way that contrasts the king of summer we usually picture. king of summer के हमारे पाकिस्तान में जो समर है ना, उसका ड्यूरेशन बहुत लॉन्ग है, लेकिन इन इंग्लैंड इसका ड्यूरेशन शॉर्ट है. So rough winds do shake the darling birds of May. This line shows that the poet sees the summer climate as a blow to the spring flowers. He wants to show just how much better his beloved beauty is compared to that summer. कि जो रफ विंड्स हैं वो समर की ब्यूटी को खराब करती हैं, ठीक है. रफ विंड जो है वो एक ब्लो, एक गर्म हवा देती है डेलिकेट बर्ड्स को, ठीक है. लेकिन जो मेरा बिलवड है उसमें इस तरह की कोई भी नेगेटिविटी नहीं है. शेक्सपियर वर्क्स टू टेयर आउट ऑल पॉजिटिव थॉट्स ऑफ द समर सो दैट द रीडर कैन रिकॉग्नाइज हाउ मच द लिफ्ट्स अप द इमेज ऑफ हिज बिलवड. अपने बिलवड के स्टेटस को वो कितना हाई कर रहा है by presenting or by comparing this negative image of summer with the positivity of his beloved. यहाँ पे मैंने इसका क्लू दिया है. समर टाइम इन इंग्लैंड इज हिट एंड मिस अफेयर्स वेदर वाइज, विंड्स ब्लो, रेन क्लाउड्स गैदर एंड बिफोर यू नो वेयर यू आर समर हैज कम एंड गॉन इन अ वीक. जैसे हमारे यहाँ सर्दियां आती है ना, उसी तरह वहां पे एक्सट्रीमिटी होती है, बट कि उसका ड्यूरेशन इज वेरी शॉर्ट. द सीजन सीम्स ऑल टू शॉर्ट दैट द ट्रू फॉर टुडे एंड इट वाज इन शेक्सपियरियन time, and people tends to mourn when it's too hot and grumble when it's too overcast. So this is the negativity, you can say that the bad image of summer कि जिसकी वजह से लोग जो हैं वो कराते हैं और कहते हैं कि इतनी गर्मी पड़ रही है. बट जो लाइंस है ना यहाँ पे, तो ये समर टाइम को एक बोनाफाइड पार्ट ऑफ समर कह रहे हैं कि उसमें रफ विंड्स भी चलेंगी. उसका जेन्युइन पार्ट है कि उसमें रफ विंड्स चलें. एंड ऑफन दे शेक द बिलवड फ्लावर्स of the season, but the duration of summer is too short, and the summer, the month of May, that is the symbol of life, the symbol of passion, the symbol of origin. ठीक है. Okay, now see the discussion. In the following two lines, Shakespeare notes that the summer is itself temporally limited. It emerges from spring and falls into winter. ठीक है, ये उस सीजन का एक सर्कल है कि इसके बाद स्प्रिंग के बाद आता है और फिर देन विंटर आता है. Thus the birds of flower, beautiful flower, are shaken by rough winds which remind one of the winter that has been the winter to come. The perfection has a short lease, it endures only for a brief moment. कुछ टाइम के लिए आता है और जिसके ड्यूरेशन ऑफ द समर को यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है. This concern with time itself increasingly occupies the poem and becomes its central challenge as the speaker searches for a metaphor or simile that does not imply that his beloved will decay and die. अब यहाँ पे देखें वो शॉर्ट ड्यूरेशन की बात इस कंपैरिजन में भी कर रहा है कि जो उसका बिलवड है वो इतनी जल्दी नहीं आता और इतनी जल्दी नहीं जा रहा. ठीक है. इन द नेक्स्ट लाइन वो उसकी ब्यूटी को भी इससे डिस्कस करेगा, उसकी ब्यूटी को इटर्नल बनाएगा बाय दिस पोएम, थ्रू दिस पोएम, इटर्नल लाइंस के थ्रू. बट यहाँ पे कह रहा है कि जिस तरह से समर आ रहा है इतनी शॉर्ट ड्यूरेशन के साथ, उसका जो बिलवड है उसकी ब्यूटी इतनी शॉर्ट नहीं है जितनी समर की है. इट मीन्स कि वो अपने बिलवड की ब्यूटी को लॉन्ग लास्टिंग ब्यूटी भी कह रहा है एज कंपेयर टू दिस सीजन. ठीक है, जिसको डिके नहीं है, डेथ नहीं है, उसका डाउनफॉल नहीं है. तो ये एक और इंटरप्रिटेशन यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा है इन कंपैरिजन टू हिज लवर एंड द समर्स डे. ओके, नेक्स्ट टू लाइंस. Sometimes too hot the eye of heaven shines. Now see कि वो समर की अब आय की बात कर रहा है. दिस इज पर्सोनिफिकेशन. वो एक यहाँ पे ह्यूमन एट्रीब्यूशन दे रहा है समर को, बिकॉज ही इज कंपेयरिंग समर विद अ ह्यूमन बीइंग. सो यहाँ पे कह रहे हैं समटाइम्स द सन, द आई ऑफ हेवन इज टू हॉट.
and often in his gold complexion dimmed, and his golden face is often dimmed. अब golden face और eye किसकी है? समर की, ठीक है. Now in these lines Shakespeare gives the human attribution to the nature, and the poet describes the sun. He uses the word gold complexion dimmed. The poet again downplays the familiar brightness of the warm comforting sun, referring to its ray as dimmed. As a result of describing the season's climate, the poet wants reader to see that his beloved has looks that will never change, and summer pales greatly in comparison to his beloved. अब यहाँ पे जो मैंने आइडिया यहाँ पे लिखा है क्रिटिकल एप्रिसिएशन पे, poet continues his analysis between the summer's day and the fair youth. The sun, eye of the heaven, shines too brightly and sometimes hides his golden face which makes his brightness dimmed. Clouds की वजह से उसमें जो dimness आती है, तो किसी ना किसी रीजन को बयान कर रहा है कि उसका कंप्लेक्शन भी डिम होता है, उसकी आई भी हॉट है. और यहाँ पे अगेन ही इज by providing this negative quality to the nature, to the summer, he is enhancing the beauty of his beloved. कि उसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि उसका complexion dim हो या उसकी eyes जो है वो hot हो, या उसकी जो गेज है, उसकी साइट है, वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत प्लेजेंट है देखने में. ठीक है, तो ये नेगेटिव क्वालिटीज वो नेचर के साथ यहाँ पे रिलेट इसलिए करा है ताकि वो अपने बिलवड की ब्यूटी को एनहांस कर सके. सो ही कंटिन्यूज हिज एनालिसिस or his comparison between the young man and the summer day. The sun, the eye of heaven, shines too brightly and the weather is too hot, means it is unbearable. ठीक है, and sun is dimmed in hidden and hiding by the clouds. ये सारी चीजें वो attribute कर रहा है, relate कर रहा है to the summer. Okay, next lines. And every fair from fair sometimes declines by chance or nature's changing course untrimmed. Now he's saying that beauty falls away from beautiful people stripped by chance or nature's changing course. Now here you see the season seems all too short. That's true for today as it was in Shakespeare's time, and people tend to mourn when it's too hot and grumble when it's overcast. And the speaker is suggesting that for most people summer will pass all too quickly and they will grow old as it's natural, their beauty fading with the passing of the season. Now you see iski jo lines hai na, and every fair from fair sometimes declines, कि जो भी ब्यूटी है इस वर्ड की, उस ब्यूटी को डिके आना है, उसको डाउनफॉल आना है, उसको डेथ मिलनी है. और यही ब्यूटी इन्हीं ब्यूटीफुल पीपल मीन्स कि जो नेचर की ब्यूटी है उसको बढ़ाने, उसको इनहैंस करने में और उसको डिके देने में भी ह्यूमन का ही हाथ है. ठीक है, बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड. तो जो आइडिया ऑफ चांस और नेचर है ना, यहाँ पे नेचर जो है वो मदर नेचर को भी सिंबलाइज करी है. शेक्सपियरियन टाइम में अगर आपने ग्रीक के कोई प्ले पढ़े हैं तो उसमें आपने आइडिया ऑफ फेट देखा होगा, डोमिनेटिंग है. इन शेक्सपियरियन टाइम दैट फेट is replaced by fortune, means chance. Chance mean कि पहले ग्रीक्स ये कहते थे कि everything is in God's hand. ठीक है, and man is puppet in the hands of God. इंसान का अपना कोई वजूद नहीं है, जिस तरह उसकी तकदीर में लिखा हो वही सारा कुछ होता है. But in Shakespearean time this idea is transformed और उसमें equally कहा गया नेचर चांस को कि जो ह्यूमन का जो फेट है वो उसकी अपनी एक्शंस के साथ लिखा जाता है, उसके अपने एक्शंस डिटरमाइन करते हैं उसके फेट को. ठीक है, तो बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रिम्ड, कि यहाँ पे जो नेचर का चेंजिंग कोर्स है अनट्रिम्ड है, अनअवॉइडेबल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते. जो सीजन्स का सर्कल है आप उसको चेंज नहीं कर सकते. लेकिन बहुत सारी ऐसी नेचर्स की ब्यूटी है जो ह्यूमन खुद डिस्ट्रॉय करता है या इनहैंस करता है.
ठीक है, दिस इज अगेन अ कंपैरिजन बिटवीन द समर्स डे एंड हिज बिलवेड। उसका जो समर डे है ना, उसको डिक्लाइन है, उसकी ब्यूटी जो है इन द हैंड्स ऑफ ह्यूमन है, और उस जो बाय चांस और नेचर्स का जो सर्कल है उसमें ह्यूमन का किरदार नहीं है, यानी कि वो 50-50 है। एक वो अपने कोर्स के साथ चल रहा है विद द विल ऑफ गॉड एंड विद द विल ऑफ ह्यूमन, बट ये सारी चीजें उसके बिलवेड में नहीं है। उसका बिलवेड जो है, उसकी ब्यूटी उसके अपने हाथ में है, उसमें नेचर का कोई किरदार नहीं है, और उसका जो फेट है, उसकी जो नेचर्स के साथ जो एक उसकी अपनी कमिटमेंट है, उसका अपना रिलेशन है, दैट इज यूनिवर्सल, दैट इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ समवन एल्स। But the eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou owest. अब यहाँ पे देखें, but your eternal summer will not fade. Your eternal summer. Your eternal summer means के उसके beloved का जो summer है, जो brightness है, जो beauty है, that will not fade. nor lose possession of that fair thou ost, और जो तुम्हारी ब्यूटी है, जिसको तुम possess कर रहे हो, वो तुम कभी भी lose नहीं कर सकते। ठीक है, इसकी critical appreciation पढ़ लीजिएगा, last 10 minutes है। The poem thus has a stained relationship with the tradition of using the season as a symbol of human life. अब यहाँ पे एक discussion यहाँ पे वो generate कर रहा है कि human क्वालिटीज जो है, ह्यूमन एट्रीब्यूशन टुवर्ड्स नेचर क्या है, और वो किस तरह से सिंबलाइज कर रहा है एक ह्यूमन लाइफ को। इट इन्वोक्स दैट ट्रेडिशन ओनली टू रिफ्यूज इट बिकॉज द सिंबल इम्प्लाइज नैरेटिव चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, एजिंग एंड डिके। द स्पीकर फाइंड्स इट inappropriate for its purposes. Nor shall death brag thou wanderest in his shade, nor will death be able to boast that you wander in his shade, when in eternal lines to time thou growest, when you live in eternal lines set apart from the time. Here the poet is trying to make the beauty of his beloved eternal, कि तुम्हें डेथ भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी खूबसूरती पे जो लिखा है, इट मेक्स योर ब्यूटी इटर्नल, कि ये तुम्हें एक यूनिवर्सल सिंबल बना देगा ब्यूटी का, और तुम्हारी ब्यूटी इन लाइंस के थ्रू हमेशा रहेगी। तुम्हारी ब्यूटी को कोई डेथ, कोई डिके, कोई डाउनफॉल नहीं आएगा, क्योंकि उसने उसके ऊपर पोएट्री लिख दी है। अब यहाँ पे थीम समझे आप, जो मैंने कहा था आर्ट एंड इमॉर्टैलिटी। तो आर्ट जो है, आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ लिटरेचर, ठीक है, एक पोएट्री कंपोज करना भी एक आर्ट है, और ये उसकी ब्यूटी को इमॉर्टल बना रहा है आर्ट, कि जो उसने पोएम उसकी ब्यूटी के ऊपर लिख दिया है। Seasons are unit that divided up the year. In Western culture, the season unfold like a story, birth following by maturity, maturity followed by the decay and death. ठीक है, ये एक सीजन का सर्कल है। एक फ्लावर का आप लाइफ देख लें कि वो किस तरह से फूल खिलता है, देन मैच्योरिटी मिलती है, एंड देन डिके एंड डेथ। एज द सीजन आर ऑफन यूज्ड इन पोएट्री एज मेटाफर फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम यूथ टू ओल्ड एज। वो कह रहा है कि अगर उसका बिलवेड अब ओल्ड हो भी जाता है, उसको डेथ मिल भी जाती है, लेकिन मैंने उसकी पोएट्री लिख के, उसकी ब्यूटी के ऊपर जो पोएट्री लिखी है, इस पोएट्री के थ्रू मैंने उसको इटर्नल बना दिया, उसकी ब्यूटी को मैंने इटर्नलाइज कर दिया है, यूनिवर्सलाइज कर दिया है, ठीक है, जिसको कोई डेथ और डिके नहीं आएगा। और उसकी एग्जाम्पल यह है कि हम आज भी ये पोएट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम आज भी उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हैं थ्रू दिस पोएट्री। So long as man can breathe or eyes can see, so long lives this, and this gives life to thee. ये लास्ट 2 लाइंस हैं जिसमें करक्स ऑफ द पोएम है, ठीक है, कंक्लूड कर दिया उसने। एज लॉन्ग एज मैन ब्रीथ और हैव आईज टू सी, एज लॉन्ग एज दिस सोनेट लिव्स, इट विल गिव लाइफ टू यू। नाउ जो आइडिया, जो लॉजिक मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, बार बार यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, कि जब तक इंसान है जो ये पोएम पढ़ेंगे, जो ये पोएम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब तक इसके बिलवेड की ब्यूटी रहेगी इस दुनिया में,
ठीक है, as long as this sonnet lives, कि सोनेट को अब हम पढ़ रहे हैं ना, इसका पढ़ना means that it still lives and it will give life to you. और वो उसकी लाइफ वापस उसको कैसे सोल दे रहा है? बिकॉज वी आर रीडिंग, वी आर अप्रिशिएटिंग, वी आर डिस्कसिंग दिस पोएम एंड वी आर अप्रिशिएटिंग द थॉट्स ऑफ पोएट. तो हम इस आइडिया को री-इन्फोर्स कर रहे हैं. द आइडिया दैट स्पीकर्स पोएम विल गारंटी द लवर रिमेन यंग एंड रिटन वर्ड्स बिकमिंग ब्रीथ वाइटल एनर्जी इंश्योरिंग लाइफ कंटिन्यूस. ठीक है, तो एटर्नल ब्यूटी को उसने यहाँ पे इमॉर्टल कर दिया. These two last lines are couplet, and here William Shakespeare makes a prediction that this poem about his beloved's beauty will be acclaimed throughout the ages till men live on this earth. As long as life will go on, his poem will be read by men and women, and through his poem, his love will also live. जी, मैंने आपसे कहा है कि you have to memorize all the poetic devices. Poetic devices की significance पे थोड़ी सी बात कर लेती हूँ in the end. मैम जी क्लास का टाइम खत्म नहीं हो गया? नहीं, 4 मिनट रहते हैं, 4 मिनट और सुन लें आप लोग. ओके मैम जी. लिख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, ये सिर्फ सुन रहे हैं? जीनियस तो आप सब लोग हैं. मैम जी फिलहाल तो कोई नहीं लिख रहे, तो चलते फिरते सुन रहे हैं लेक्चर. मैम मैं कर रही हूँ नोट. बस कुछ अच्छे बच्चे हैं. अवैस आप तो रहने ही दें. ओके, if we talk about the language of the poem, the tone, ठीक है, लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस होता है जिसमें हम उसकी पोएटिक डिवाइसेस को एक्सप्लोर करते हैं. द पोएम इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, इन लैंग्वेज to express how his beloved possess an eternal beauty that far surpasses the brightness of that all too fleeting summer day. Shakespeare uses these devices to ensure the permanence of his poem and ensuring that it is everlasting and never comes to death like his beloved. कि अगर अब उसके beloved को death मिल भी जाती है तो भी इस poetry के through he will remain. अब ये देखें, फहमीदा कौसर जो है वो अभी आ रही है. ओके, यहाँ पे मैंने एक डिवाइस का जिक्र किया, एजोनेंस एंड रेपिटेशन. There are interesting combination within each line which add to the texture and sound cap. अब एजोनेंस क्या है? आपको पता है एजोनेंस क्या है? इसको सर्च करिएगा, एजोनेंस और एलिट्रेशन. ये दो डिवाइसेस आपने इसको सर्च करना है, इसको समझना है. एजोनेंस वैसे बेसिकली एक रिजेम्बलेंस ऑफ साउंड्स बिटवीन द टू सिलेबल्स, ठीक है, जो रिजेम्बलेंस होती है. वर्ड्स अराइजिंग पर्टिकुलरली फ्रॉम राइमिंग ऑफ टू और मोर स्ट्रेस्ड वाउल्स. ये कॉन्सोनेंट्स पे नहीं होती, ये वाउल्स पे होती है, ठीक है. जबकि एलिट्रेशन जो है ना, दैट अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. सो यहाँ पे एजोनेंस का वर्ड है. एजोनेंस मींस कि जो रिजेम्बलेंस है बिटवीन टू और मोर स्ट्रेस्ड वाउल्स, जैसे रफ, बर्ड्स, शेक, मे, हॉट, हेवन, आई शाइन, ऑफन, गोल्ड कंप्लेक्शन, फेयर फ्रॉम फेयर, समटाइम्स, डिक्लाइंस. ये रेपिटेशन है ना, तो ये रेपिटेशन भी ये एम्फसाइज करती है आइडिया को और बार बार जोर देते हैं ना, आप एक चीज पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं. तो ये एजोनेंस की जो और एलिट्रेशन जो है ना, ये उसी को एक्सप्लोर करती है. And it also provide the easy music of the poem, and you can say that it also work to reinforce the inferiority of the summer compared to his beloved. Focus कर रहा है ना inferiority of the summer पे और superiority of his beloved. तो ये उसकी टोन जो है पोएम की, पोइट्री की, तो वो यहाँ पे इस आइडिया को डिटरमिन कर रही है. Okay, the lover's beauty, metaphorically and eternal summer, will be preserved forever in the poet's immortal lines, and those final two lines 13 and 14 are harmony itself. अच्छा, इसको आप लोग अब देखिएगा, and it is also very easy. ठीक है, ये अब आपका conclude हो रहा है यहाँ पे.
और ये लास्ट मिनट अब आपका चल रहा है. एनी क्वेश्चन, एनी डिस्कशन, एनीथिंग दैट यू वांट मी टू डिस्कस अगेन? एनी क्वेश्चन सो फार? मैम मुझे एलिट्रेशन की समझ नहीं आई. एलिट्रेशन बेटा इट्स अ पोएटिक डिवाइस, ठीक है, जिसमें रेपिटेशन होता है और आप रिपीट जो करते हैं ना, उसकी आपकी रेपिटेशन का मीनिंग ये है कि आप एम्फसाइज कर रहे हैं. एलिट्रेशन जो है ना, दैट इज द अकरेंस ऑफ द सेम लेटर और साउंड, सेम लेटर और साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एडजेसेंट और क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स. जो क्लोज कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं ना, उनको एलिट्रेशन कहते हैं. कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं. और एजोनेंस जो है वो इसका ऑपोजिट है, वो वाउल्स पे अप्लाई होता है, कॉन्सोनेंट्स पे नहीं होता. रेपिटेशन ऑफ द वाउल्स जो है वो एजोनेंस है, और रेपिटेशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स जो है ये एलिट्रेशन है. इसमें और भी एक दो चीजें ऐड होती हैं, इसको डिटेल से आप पोएटिक डिवाइसेस पढ़िए.